इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक थे उसमें से 3 का परिभाषा हमने बता दिया था। 1 मीटर दूरी क्या होती है, 1 किलोग्राम भार क्या होता है और 1 सेकेंड का परिभाषा हमने वहाँ पे बता दिया था। मूल मात्रक हमारे पास 7 होते हैं जिसमें हमने आपको 3 का डिफिनीशन बता दिया था। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चौथे वाले का डिफिनीशन क्या है। तो हमारे पास मूल मात्रक कौन कौन से थे, पहले उसको हम एक बार लिख लेते हैं। मूल मात्रक था क्या क्या? पहला था मीटर, जिसको हमने बता दिया था। दूसरा था केजी, किलोग्राम, इसको किलोग्राम लिख ले रहे हैं, किलोग्राम, इसको भी हमने बता दिया था। तीसरा था सेकेंड, इसको भी हमने बता दिया था। आज हम लोग चौथा से स्टार्ट करेंगे। और चौथा है क्या? चौथा हम लोग पहले एम्पियर लिखते हैं, पांचवा है केल्विन, छठवां है ज्योति तीव्रता कैंडिला, और सातवां है मोल। जिसमें हमने आपको मीटर बता दिया था, किलोग्राम बता दिया था, सेकंड बता दिया था। अब हम लोग विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर के बारे में समझते हैं और ये समझते हैं कि 1 एम्पियर धारा कितनी होती है। यहाँ से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं क्या? एम्पियर, फोर्थ नंबर एम्पियर। तो हम जानते हैं एम्पियर है क्या? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अब हम समझते हैं कि 1 एम्पियर धारा कितनी होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 अनंत लंबाई के सीधे तार हैं। ये 2 कंडक्टर हैं जो अनंत लंबाई के हैं और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। कितना? 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 इस तरह से कंडक्टर हैं जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर है। ये ऐसे 2 कंडक्टर हैं, ऐसे 2 चालक हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और ये अनंत लंबाई के हैं। जब इन दोनों में एक ही धारा प्रवाहित की जाएगी, जो करंट इसमें डाल रहे हैं आप, जब वही करंट इसमें भी डालेंगे, तो यदि इनके बीच में प्रति मीटर, मान लीजिए अगर ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो जब आप इसमें करंट को फ्लो कराएंगे, दोनों तारों में एक ही करंट को, तो यदि वो प्रत्येक मीटर पर ये तार इस पर और ये तार इस पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल यदि लगाता है, तब हम कहेंगे कि इस तार में जो बहने वाली धारा है वो 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर धारा क्या होती है? 2 सीधे लंबे समांतर तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है में समान धारा प्रवाहित करने पर यदि उनके बीच में उत्पन्न बल 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन है, कितना? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन है प्रति मीटर। यदि प्रति मीटर इतना बल उत्पन्न होता है तो हम कहेंगे कि उस तार में जो बहने वाली धारा है वो 1 एम्पियर के बराबर है। अब आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से 1 मीटर का परिभाषा लिखते हैं। 1 मीटर वह
जो दो समांतर सीधे तथा अनंत लंबाई के तार में समान धारा प्रवाहित करने पर उन दोनों तारों के बीच यदि 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है तो हम कहते हैं कि इतना मत लिखिए, लगता है तो उस तार में हम लिखते हो तब हम कहते हैं कि उस तार में जो बहने वाली धारा है 1 मीटर है, उसको शॉर्ट में हम कर दिए तो उस तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। ये था हमारा 1 एम्पियर का डिफिनीशन। आपके घरों में जो बिजली सप्लाई होती है वो 4 या 5 एम्पियर पे होती है, जिसको 220 वोल्ट पे रखा जाता है। तो 220 वोल्ट पे लगभग 4 या 5 एम्पियर की करंट आपको मिल जाता है। तो 1 एम्पियर का परिभाषा ये रहा आपके बीच में। जो दो सीधे लंबे समांतर तारों के बीच में यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो प्रति मीटर यदि उसमें समान धारा प्रवाहित की जाए तो प्रति मीटर यदि 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता हो तो हम कहेंगे उसमें बहने वाली धारा जो है वो 1 एम्पियर के बराबर है। ठीक, दूसरा हम यहीं पे समझते हैं क्या, केल्विन को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केल्विन। तो 5वां है केल्विन, और हम जानते हैं केल्विन किसका मात्रक है। केल्विन ताप का मात्रक है। केल्विन ताप का मात्रक है। 1 केल्विन टेम्परेचर होगा कितना, क्योंकि ये टेम्परेचर को मेजर करता है ताप को। तो 1 केल्विन ताप कितना होगा इस बात को समझिए। इसके लिए आप एक त्रिक बिंदु को पहले समझ लीजिए। त्रिक बिंदु बेसिकली होता क्या है, ये मान लीजिए कोई त्रिक बिंदु है। त्रिक मतलब ट्रिपल पॉइंट। अगर ये कोई त्रिक बिंदु है, जब इस त्रिक बिंदु को आप इमेजिन कीजिए, आप यहां पे खड़े हैं, यदि आप इस त्रिक बिंदु से पीछे आते हैं तो आपको ठोस मिलता है। यदि आप इस त्रिक बिंदु से आगे जाते हैं तो आपको द्रव मिलता है। इस क्रम का कोई मतलब नहीं है। द्रव यहाँ पे भी हो सकता है, ठोस यहाँ पे भी हो सकता है। तो क्रम का कोई मतलब नहीं, हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक, ये गैस मिलता है किस पे, ताप और दाब पे। ये सभी क्रियाएं निर्भर कर रही हैं ताप और दाब पे। ये ट्रिपल पॉइंट ऐसा है कि यदि आप इस ट्रिपल पॉइंट से त्रिक बिंदु से थोड़ा सा भी पीछे आते हैं आपको ठोस मिल जाएगा। इस ट्रिपल पॉइंट से त्रिक बिंदु से आप थोड़ा सा भी ऊपर जाते हैं तो द्रव मिल जाएगा, और इस ट्रिपल पॉइंट से आप थोड़ा सा भी इधर जाते हैं तो आपको गैस मिल जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल कब है, तो ये पॉसिबल 2 चीज़ों पे है, एक तो ताप पे और दूसरा दाब पे। आप ताप को कांस्टेंट रखिए, सिर्फ प्रेशर बढ़ा दीजिए हल्का सा, तो जो हमारा ये ट्रिपल पॉइंट होगा, ये जल का एक ट्रिपल पॉइंट होता है, बिंदु होता है, ट्रिपल बिंदु होता है। तो इस ट्रिपल पॉइंट पे यदि आप ताप को कांस्टेंट रखिए, दाब बढ़ा देंगे तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, जैसे आपके पास अगर कोई बर्फ है और बर्फ पे आप
टेम्परेचर को मत बढ़ाइए, केवल प्रेशर लगा दीजिए। तो वो जो प्रेशर लगने के कारण जो आप देखेंगे बर्फ होता है वो द्रव में प्रवाहित हो जाता है, उसमें से पानी निकलने लगता है। क्योंकि बर्फ हमारे पास ठोस था, लेकिन जो ही आपने उसके ऊपर प्रेशर लगाया तो उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, और एनर्जी मिलने के कारण वो ठोस से द्रव में प्रवाहित हो गए। वही हम कहना चाहते हैं कि जब आप यहाँ पे ताप को कांस्टेंट रख के जो ही आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, ये जो त्रिक बिंदु है जो कि जल का ही एक बिंदु है, ये जल ऐसी अवस्था में है, ये ठोस भी हो सकता है, ये द्रव भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है। ये किस पे निर्भर कर रहा है? ताप और दाब पे। ताप को आप कांस्टेंट रखिए, प्रेशर बढ़ाइए, द्रव बढ़ जाएगा। दूसरा, दाब को आप कांस्टेंट रखिए, ताप बढ़ाइए, ये तुरंत गैस में बदल जाएगा। क्योंकि गैस में बदलने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर जब जो ही ज़्यादा आप देंगे तो उसके अणु जो होते हैं, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, उसके जो एटम्स होंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो मूव करने लगेंगे, तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठोस बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ठोस बनाने के लिए आपको टेम्परेचर को बहुत ही कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये जो होगा हमारा त्रिक बिंदु, ये ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब जल का त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर आप ठोस भी बना सकते हैं, द्रव भी बना सकते हैं, गैस भी बना सकते हैं। ये दोनों इस बात पे निर्भर करता है कि आपके पास ताप क्या है और दाब क्या है। तो यहीं से हम 1 केल्विन का परिभाषा समझते हैं। 1 केल्विन वह ताप है किसका? त्रिक बिंदु पर स्थित वह ताप है जो ऊष्मागतिकी के 1/273.16वें भाग के बराबर होता है। 1/273.16वें भाग के बराबर होता है। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, बस आप समझिए। ऊष्मागतिकी के ताप के 1/273.16वें भाग के बराबर होता है। कब? जब जल हमारा त्रिक बिंदु पे होता है तब। इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं। 1 केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु मतलब ट्रिपल पॉइंट, आप देख रहे हैं ये ट्रिपल पॉइंट है। जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागतिकी के ताप के 1/273.16वें भाग के बराबर होता है। अब आप समझ गए होंगे, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था जल के त्रिक बिंदु को समझना। ठीक, जल का त्रिक बिंदु आप समझ गए होंगे। ये एक ऐसा स्टेज होता है जिस पे जल जो होता है वो न तो ठोस होता है, न द्रव होता है, न गैस होता है। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं तो वो ठोस में भी बन सकता है, द्रव भी बन सकता है और गैस भी बन सकता है। यह इन दोनों पे निर्भर करता है। इसके बाद हम समझते हैं केल्विन के बाद कैंडिला को। तो इसको आप लिखिए। हमने आपको एम्पियर भी समझा दिया, केल्विन भी समझा दिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडिला। क्या? कैंडेला। इसको कैंडिला ऐसे भी लिखा जाता है, कई जगह पर कैंडिला लिखा जाता है, कई जगह पर कैंडेला लिखा जाता है, आप जो भी समझे। कैंडिला होता क्या है? कैंडिला प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है। प्रकाश मतलब ज्योति, ज्योति की तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति की तीव्रता से मतलब जैसे आप एक बाइक ले लीजिए और एक ट्रक ले लीजिए या कोई 4 व्हीकल्स ले लीजिए, 4 व्हीकल्स जो भी आपके पास हैं, दोनों के लाइट को आप जलाइए, आप देखेंगे उसमें जो सबसे तेज जलने वाला लाइट होगा वो 4 पहिए का होगा।
जो भी आपके पास मान लीजिए अगर ट्रक है तो उसका जो लाइट होगा वो आपकी बाइक की तुलना में ज़्यादा उजाला करता है। क्यों? उसकी ज्योति तीव्रता बाइक के तीव्रता से बहुत ही ज़्यादा है। जो आप बाइक में हेडलाइट देखते हैं उसकी जो तीव्रता होती है वो ट्रक में जो हेडलाइट है उसकी तीव्रता से बहुत ही कम होती है। तो तीव्रता क्या है? प्रकाश का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, जो यह बताता है कि कोई प्रकाश किसी दूसरे प्रकाश से कितना तेज है, मतलब उसकी चमक कितनी ज़्यादा है, वो कितना दूरी तक वस्तुओं को दिखा सकता है। तो कैंडिला से मतलब ज्योति तीव्रता से है। तो कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। कैंडिला, हम कैंडेला नहीं लिख रहे हैं, कैंडिला लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा, या तो कैंडिला ही लिख ले रहे हैं, कहाँ समझने में कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आखिर एक कैंडेला लाइट होगा कितना, एक कैंडेला ज्योति तीव्रता होगा कितना, यही हमको समझना है। एक कैंडेला आखिर हम कहते कितना है? इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दिया वो क्या था? जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक कृष्णिका है, कृष्णिका वैसे ब्लैक होल को कहा जाता है। ब्लैक होल का हिंदी जो होता है वो होता है कृष्णिका। ये हमारे पास कृष्णिका है, ब्लैक होल। लेकिन ये जो कृष्णिका है, ब्लैक होल है, ये मानव द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा निर्मित है तो इसका कुछ गलनांक होगा। ठीक, कोई भी पदार्थ होता है उसका कुछ गलनांक होता है। हम ये मानते हैं ये जो कृष्णिका है इसका गलनांक प्लेटिनम के बराबर है। क्या? इसका गलनांक, जो गलनांक है, गलनांक बराबर है किसके? प्लेटिनम के। जब आप प्लेटिनम के ताप, जिस प्रकार से आप प्लेटिनम को गर्म करते हैं और जितने ताप पे वो गर्म हो जाता है, गलने लगता है, उतना ही गलनांक इसका कृष्णिका का है। ठीक, जब आप इसको गर्म करते हैं तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल है, ये सब्सटेंस है तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है, यदि उसके टोटल क्षेत्रफल की 1/, कितना, अगर हम इसका टोटल क्षेत्रफल जो किताबों में दी गया है वो इतना मान लें, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 6 लाख अगर इसका हम क्षेत्रफल मान लें तो इस 6 लाख के एक भाग में से, अगर मान लीजिए ये एक भाग है इसका, तो इस 6 लाख, ये टोटल हमारा कितना है? 6 लाख, ये टोटल 6 लाख क्षेत्रफल के बराबर है। इसके एक भाग में से, एक भाग मतलब 1/6 लाख, इतने भाग में से इसके लंबवत जो निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता होगी उसे ही हम लोग एक कैंडिला कहेंगे। अब आप समझ गए होंगे, ये मानव निर्मित एक प्रकार का ब्लैक होल है। इसका गलनांक प्लेटिनम के बराबर होता है। जब इसको आप गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद प्लेटिनम के ताप पे यह गर्म हो जाएगा। गर्म करने के बाद इसका टोटल क्षेत्रफल इतना है, और इसके एक भाग में, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में तो होगा ही, तो 1/6 लाख मीटर स्क्वायर के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर से जो निकलने वाली इसकी तीव्रता होगी वो एक कैंडिला के बराबर होगी। अब आप हम इसका परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं कि एक कैंडिला वह ताप है, एक कैंडिला वह ताप है जो कृष्णिका, हम पहले ही बता दे रहे हैं क्या है, मानव निर्मित है, मानव द्वारा इसको बनाया गया है, मानव निर्मित या मानव स्रोत है, जो
एक कैंडिला वह ताप है जो कृष्णिका के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से निकलने वाली ज्योति तीव्रता 1 कैंडिला होती है। ये बहुत ही टफ होता है, किताबों में जल्दी समझ में आता नहीं है। इसको हम अपनी भाषा में बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश किए हैं, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक, हमने क्या समझ लिया, कैंडेला को भी समझ लिया। अब हम समझते हैं मोल को। आखिर मोल होता क्या है? तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है 7वां, मोल क्या होता है। मोल आप केमिस्ट्री मोल के बारे में आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम आगे पढ़ाएंगे कि आखिर एक मोल कहते किसको हैं। तो एक मोल का बहुत ही साधारण परिभाषा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन 12 उसका समस्थानिक है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या होती है वो एक मोल के बराबर होती है। क्या? कार्बन मोल पदार्थ का मात्रक है, इसको भी हम समझा रहे हैं कि क्या होता है मोल। मोल पदार्थ का मात्रक है। एक मोल वह संख्या है, या एक मोल परमाणुओं की वह संख्या, सबसे बढ़िया रहेगा परमाणुओं को लिख लीजिए। एक मोल परमाणुओं की वह संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम, यदि आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे। ये ग्राम है, ग्राम को जब आप केजी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम क्या कहते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी। तो ये 1 ग्राम बराबर होगा 1/1000 केजी। तो 12 ग्राम बराबर, तो 12 इधर से गुणा कीजिए, तो आपको इधर 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12/1000। चूंकि यहाँ पे नीचे 3 दशमलव है तो ऊपर 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। तो जब भी आप 0.12 को यदि आप दशमलव से हटाकर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो ये आप कितने नंबर देख रहे हैं, 1 2 3 0 नीचे बढ़ाएंगे तो बात वही होगा कि यहाँ से दशमलव और 0 हट जाएगा और हो जाएगा 12/1000, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, ये आप यूनिट कन्वर्जन हम इसी में आपको बताए होंगे, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे भी हम बता दिए, ये बहुत ही आसान है, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं, ये बाधा न दिखे। ठीक, कार्बन 12 के 12 ग्राम में यदि आप इसको केजी में लिखना चाहें तो 0.012 केजी में एक मोल वह परमाणुओं की संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित होता है। आप इसको चाहें तो अपने भाषा में लिख सकते हैं कि एक मोल वह संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या को बताती है। बस आप समझ लीजिए, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे वही हमारा एक मोल होगा। और होते कितना है इसमें 6 इस मोल को हमेशा यन से लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इस मोल को हमेशा यन से लिखते हैं। आप यहीं पे छोटा सा यन लिख लीजिए,
से इसमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा है नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि एक मोल में 6.67 इंटू 10⁻⁻27 परमाणु की संख्या होती है। परमाणु या आयन जो भी होते हैं, तो हम कण लिख ले रहे हैं, कण में सब आ जाएंगे। इतने कण होते हैं एक मोल में। ठीक, ये रहा इसका एक छोटा सा परिभाषा, आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग दो पूरक मात्रकों के बारे में समझ लेते हैं। हमने आपको पूरक मात्रक क्या बताया था? एक बताया था कोण का मात्रक रेडियन, और दूसरा बताया था घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। और इसको समझकर इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग समझेंगे। तो इसके बाद समझते हैं हम लोग पूरक मात्रकों में क्या, रेडियन और स्टेरेडियन। अभी तक हमने जो समझा वो थे मूल मात्रकों की परिभाषाएं। मूल मात्रकों की एक एक डिफिनेशन को हमने बहुत ही बारीकी से समझ लिया। इसके आगे जो हमारे पास दो पूरक मात्रक होते हैं उसको समझते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। तो पूरक मात्रक दो ही होते हैं, पूरक मात्रक दो ही होते हैं। एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। रेडियन किसका मात्रक होता है? कोण का। स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है? घन कोण का। ये 3D में होता है, ये 2D में होता है। ये 2D में होता है, ये 3D में होता है। ठीक, ये नॉलेज के लिए आप इसको समझ सकते हैं। यहां से हम समझते हैं कि आखिर एक रेडियन होता कितना है और रेडियन कैसे बनता है। रेडियन जो इसका मात्रक, ये कोण का मात्रक है। जो रेडियन होता है वो बेसिकली कोण से ही निकाला जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये कोण है, इसको हम और बेहतर समझाने के लिए एक पहले सर्कल लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है। जब आप किसी कोण को बनाएंगे, जैसे ये रहा इसका सेंटर और ये रहा, इसकी त्रिज्या अगर r है तो त्रिज्या किसी भी वृत्त में त्रिज्या बराबर होती है, तो ये भी त्रिज्या इसके बराबर होगी। ये बनने वाला जो कोण होगा यही होगा रेडियन। ये जो बनने वाला कोण होगा यही होगा रेडियन। तो एक रेडियन होगा कितना? जब आप इसके त्रिज्या के बराबर, इसकी त्रिज्या अगर मान लीजिए जितना भी ले, हम यहाँ पे r लिख रहे हैं, आप प्रैक्टिकली अगर इसको देखना चाहते हैं तो मान लीजिए r की जगह पे आप इसकी त्रिज्या ले लीजिए 5 सेंटीमीटर। जब आप त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेंगे और इस 5 सेंटीमीटर के नाप के बराबर यदि आप इसके ये जो इसकी परिधि है इस पे 5 सेंटीमीटर लगाकर, और आप इसका एक अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक जाते जाते ये 5 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो आप देख रहे हैं इसकी जो त्रिज्या है वो इसके चाप के बराबर है। इसको चाप कहते हैं। ये क्या है? चाप। और ये क्या है? त्रिज्या। तो जो इसकी त्रिज्या है, यदि वह त्रिज्या इसके चाप के बराबर इसके केंद्र पर कोण अंतरित करती है, मतलब कोण बनाती है, तो वो जो कोण होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। अब आप रेडियन समझ गए होंगे। अब हम इसका परिभाषा लिखते हैं। क्या? रेडियन कोण का मात्रक है। मैंने फिगर बना लिया, इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं या रहने दीजिए। रेडियन कोण का मात्रक है। एक रेडियन
वह कोण है जो अपनी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, अपनी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा इसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर कोण अंतरित करती है या बनाती है। तो हम बनाती लिखते रहे, आसान रहेगा समझने में। बनाती है, उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है वो 1 रेडियन के बराबर होता है। ये हमारा 2D में होता है, आप इसको प्लेन पे बना के समझ सकते हैं। तीसरा हम समझते हैं, दूसरा समझते हैं स्टेरेडियन। दूसरा क्या है? स्टेरेडियन। ये 3D में होता है, जैसे स्फीयर हो गया। तो पहले इसको समझ लेते हैं स्टेरेडियन होता क्या है, उसके बाद हम इसका परिभाषा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक गोला है। गोला से मतलब वृत्त अलग होता है, गोला अलग होता है। आप जो 2D में बनाते हैं, जैसे आप जो कंगन हाथ में पहनते हैं, वो एक वृत्त का निर्माण कर रहा है। लेकिन जब आप फुटबॉल को देखते हैं तो फुटबॉल एक गोला है, वो 3D में है। तो इसका परिभाषा जो है स्टेरेडियन का, वो गोले पे आधारित है, और रेडियन का परिभाषा आपका वृत्त पे आधारित है। आप ये समझ सकते हैं। तो हम कहें एक स्टेरेडियन होगा क्या? मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल के बाहर का कुछ क्षेत्रफल होगा, और उसका कुछ सेंटर भी होगा, और सेंटर से उस फुटबॉल के बाहरी क्षेत्र जो गोला है, जिसके ऊपर कवर लगा है, अगर उसके अंदर सेंटर है तो उसके सेंटर से उसके कवर के बीच की कुछ दूरी होगी, और वो दूरी सभी जगह एक समान होगी। तो उसकी जो दूरी होगी उसे त्रिज्या कहेंगे। तो त्रिज्या इसका होगा क्या? ये हमारा इसका त्रिज्या हो जाएगा। अगर त्रिज्या r है तो r का जब स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कुछ त्रिज्या है, त्रिज्या का जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, मतलब ये है कि जो इसकी त्रिज्या होगी, यदि उसको आप स्क्वायर करें और उतना के बराबर, स्क्वायर के बराबर यदि क्षेत्रफल लेकर, और इसके ऊपर आप यदि, ये हमारा मान लीजिए कुछ क्षेत्रफल आया, इस गोले के ऊपर इतना क्षेत्रफल लेकर, कितना, r के स्क्वायर के बराबर क्षेत्रफल लेकर यदि आप कोण बनाते हैं, तो ये जो कोण बनेगा इसको स्टेरेडियन कहते हैं। ये होता है। हमने क्या कहा फिर समझिए, ये जो गोला है इसकी त्रिज्या का वर्ग के बराबर क्षेत्रफल के द्वारा, वर्ग के बराबर त्रिज्या r है, इसके वर्ग के बराबर क्षेत्रफल के द्वारा जो इसके केंद्र पर कोण अंतरित होती है, जो इसके केंद्र पर कोण बनता है, वो 1 स्टेरेडियन के बराबर होता है। आप कहेंगे कि r स्क्वायर के बराबर क्षेत्रफल कैसे होगा? r स्क्वायर कुछ तो होगा। जैसे मान लीजिए अगर इसकी त्रिज्या 5 है, ये 5 है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25 होगा। तो 25 जो हमारे पास ये त्रिज्या की दूरी आई है, ये किसी न किसी क्षेत्रफल के तो बराबर होगा ना। 25 मतलब कुछ तो क्षेत्रफल होगा 25 का, 25 मीटर कुछ तो क्षेत्रफल होगा। जैसे आप ये अगर ऐसे लेने वृत्त आयत लेने, तो इसमें 25 मीटर का क्षेत्रफल का है। अगर ये पूरा 100 मीटर है, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका, ठीक, तो 25 मीटर कुछ तो इतना होगा। इसी तरह से गोले पे भी तो कुछ इसका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि गोला का भी तो कुछ क्षेत्रफल है, फुटबॉल का बाहर से कुछ क्षेत्रफल है। तो उसकी जो त्रिज्या आप लेंगे, उसका वर्ग करेंगे, तो वो जो दूरी आएगी त्रिज्या की, उसके बराबर यदि आप क्षेत्रफल ले लें, तो उस क्षेत्रफल के द्वारा जो आप इसके केंद्र पर कोण अंतरित करते हैं, वो होता है 1 स्टेरेडियन। अब आप समझ गए होंगे। हम इसको मिटाते हैं और इसको हम इसके नीचे लिखते हैं, और उसके बाद इसका परिभाषा लिखते हैं। ये समझने में आसानी होगी, इसलिए हम इसको लिख दिए।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेरेडियम घनकोण का मात्रक है। एक स्टेरेडियम वह घनकोण है जो उसके त्रिज्या के बराबर क्षेत्रफल, ए से हमने क्या लिखा है, क्षेत्रफल, यहाँ पे जो ए लिखा है ये क्षेत्रफल, ये क्या है, क्षेत्रफल है, ए बराबर क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर कोण बनाया या बनाती है। ये होता है एक स्टेरेडियम। ये 3D में है, फुटबॉल को लेके समझ सकते हैं, ये 2D में आप सर्कल को लेके समझ सकते हैं। इसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए।